मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। तुम सामने जब जब आते हो, कहने से क्यों यही डरता है। ओ मेरे साजन, साजन साजन, इतना इसको समझाता हूँ, इतना इसको बहलाता हूँ। नादान है दिल ये समझता नहीं, दिन रात दुआएं करता है। ओ मेरे साजन, साजन साजन। तो यनकेस लंदन कैंपस में आप सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है। आपको मैंने एंजॉय करा दिया। आपको अब मैं आपको ये चीज़ पढ़ाने वाला हूँ जो कि आपका वर्ड्सवर्थ आपके पोइट्री और टीजीटी पीजीटी में आने वाला है। तो मैंने कहाँ तक पढ़ाया था, दरवाजा ऑफ कर दीजिए। टीजीटी पीजीटी अब मैंने आपको कहाँ तक पढ़ाया था ये बात आती है। तो समझ देखिए, वीडियो सही चल रहा है ना, देख लीजिए। हाँ, तो हम क्या पढ़ा रहे थे आपको? विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ आपने पढ़ा, हमने बहुत कुछ आपको बताया। क्या क्या बताया था भाई कि विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में क्या क्या बताया था, ये बात ध्यान दें। हमने आपको बताया क्या क्या था। देखिए मेरी बात सुनिए कि विलियम वर्ड्सवर्थ की एक जो है भैया आपकी एक पोयम है द एस्कर्जन। ये एक ऐसी कविता है भाई, ये रिकुलिस का भाग है, समझ रहे हैं आप। ये 1814 में आई थी और साथ ही साथ ये दूसरी पार्ट है किसकी? रिकुलिस की। आपको भी पता, मुझे भी पता, रिकुलिस एक ऑटोग्राफिकल पोयम है जिसे पब्लिश नहीं कर पाए थे। कौन? हमारे वर्ड्सवर्थ जी ने। ये बताया था मैंने ना आपको। पेन आपको बदल दे रहे हैं, कलर रेड कर दे रहे हैं, रेड अब ज़्यादा बढ़िया। देखिए, फिर मैंने कहा ये क्या रही? अनफिनिश्ड रही, इसको लिख नहीं पाए थे, ये भी मैं बताया था। और आपको क्या बताया था? तो बाद में इसको कहीं ना कहीं इसको किस में शामिल किया गया था? प्रिल्यूड में शामिल कर दिया गया था। किसको भाई? ये जो रिक्लूस दिख रहे हो, ये और ये दोनों किस में आ गई थी? रिक्लूस में। लेकिन एस्कर्जन को पब्लिश कराया गया था 1814 में। एस्कर्जन को कब पब्लिश कराया गया था? 1814 में। ये कहीं ना कहीं नौ लंबी लाइनों की एक फिलोसफल मतलब दार्शनिक क्या है, कविता में आती है, दार्शनिक पोएम है, ऑटोबायोग्राफी में आती है। याद रखिए, ये मोनोलॉग्स, मोनोलॉग मतलब बोलने, मतलब एक ही बंदा बोले उस फॉर्म में लिखी गई है, बोल के, और पास्टोरल कैरेक्टरों द्वारा बोला गया है। याद रखिएगा, पास्टोरल कैरेक्टर का मतलब जो गांव से बिलोंग करते थे ज्यादातर, वो कैरेक्टर, समझ गए? सीफर्ड उफर्ड, समझ रहे हो? आगे आगे चलते हैं भाई। कुछ और मैंने क्या बताया था, ये सब मैं कल बता ही दिया था। फिर मैंने बताया कि प्रिल्यूड और एस्कर्जन जो होता है आपका, कहीं ना कहीं ये रिकुलिस का ही भाग है। ये दोनों इसी में शामिल हुए थे ना, ये भी याद रखें। ये दोनों क्या काम करते हैं भाई? नेचर को डील करते हैं, नेचर को बताने का प्रयास करते हैं। ये सब मैंने बताया था आपको, कल ही बताया था। अगर आपको याद हो तो ये सब मैंने बात कल मैंने आपको बताया कि किस में आते हैं। ये तीनों आप देख रहे हैं, जो एक कविता बता रही है, प्रिल्यूड बना रही है, ये किसको डील करती हैं? नेचर को, नेचर के महत्व को दिखाती हैं। गुड मतलब जो नेचर की अच्छाइयाँ होती हैं उनको दिखाने का प्रयास करती हैं, बुराइयों को दिखाने का प्रयास नहीं करती, याद रखेंगे। और रिक्लूस को भी 1880 में पब्लिश कराया गया था, उसको अलग रूप से 1880 में, लेकिन इसको शामिल प्रिल्यूड में कर दिया गया था, याद रखेंगे। फिर अगले कविता की बात करते हैं। इनका एक और पोयम या ऑटोबायोग्राफी आता है, जो कौन सी है भाई? ये आपका आता है द प्रिल्यूड ऑफ ग्रोथ, समझ गए? द प्रिल्यूड, इसका दूसरा नाम क्या है? ग्रोथ ऑफ ए पोएट्स माइंड्स। इस 1850 में पब्लिश हुआ था, आपको पता है। ये चीज मैं आपको बता ही चुका था, कल मैंने आपको ये बताया था बढ़िया से, ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक बात और मैंने बताना चाहूंगा कि जो प्रिल्यूड है इसका दूसरा नाम क्या है भाई? ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड्स, याद रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए प्रिल्यूड का दूसरा टाइटल क्या होता है, तो आपको याद रखना है ग्रोथ ऑफ ए पोएट्स माइंड। कब पब्लिश हुई थी दोस्त? 1850 में, याद रखेंगे। प्रिल्यूड कैसा वर्क है? एक ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है, याद रखेंगे। ये कैसी पोएम है? इपिक पोएम में आती है। पोएम तो है लेकिन ये इपिक पोएम में आती है, और वो भी कैसी कविता है? ऑटोबायोग्राफिकल, याद रखेंगे।
और इसको लिखा किस में गया है, ब्लैंक वर्स में। हमने आपको बताया था ब्लैंक वर्स किसे कहते हैं, ब्लैंक वर्स उसे कहते हैं जिसमें आयम्बिक पेंटामीटर फॉलो होता है लेकिन राइम फॉलो नहीं होता, अनराइम्ड होता है। ये किसके द्वारा लिखी गई थी, विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा। इसको पब्लिश कब कराया गया था दोस्त, 1850 में। कब, जब वर्ड्सवर्थ की मौत हो जाती है तब। पोस्ट मसली का मतलब होता है उस लेखक की मौत हो जाने के बाद उसके वर्क को पब्लिश कराना। तो जब उनकी मौत हो गई, उनकी वाइफ मैरी ने प्रिल्यूड को 1850 में पब्लिश कराया था, याद रखेंगे आप। और इसमें टोटल कितने किताबें आप देखते हैं, 14 किताबें हैं। कितनी किताबें हैं टोटल प्रिल्यूड में, 14। जैसे बाइबल की, जैसे आपसे पूछा है पैराडाइज लॉस्ट की कितनी किताब है, क्या बताएंगे, 12। और पैराडाइज रीगन कितनी किताबें हैं, बताएंगे 10। ऐसे ये भी आपका आपसे पूछा जाएगा कि प्रिल्यूड कितने भागों में लिखा गया है, 14 भागों में। समझ गए आप। आगे चलते हैं भाई, ये सब आपको याद रखना है दोस्तों, समझ गए। फिर आगे चलते भाई, वर्ड्सवर्थ अपना ये जो कैरियर इस प्रिल्यूड को लिखना स्टार्ट किए थे वो कौन सा समय था, कौन सा वर्ष था, तो आप बताएंगे भाई 1798 से लेकर के 99 में इसको लिखना स्टार्ट किए थे। और फिनिश कब हुई थी, 1805 में। 1805 में प्रिल्यूड को फिनिश कर दिया गया था, याद रखेंगे। अब मैंने बताया ना, ये वर्ड्सवर्थ ने अपने खुद के जो नेचर के प्रति विचार होता है वही प्रकट करते हैं इस वर्क में। इस पोएम में क्या दिखाते हैं, अपनी विचार को दिखाते हैं कि वो नेचर के बारे में क्या सोचते हैं, यही चीज दिखाते हैं, समझ गए। याद रखना है। अब अपने बचपन से लेकर के जवानी तक जो भी उन्होंने घटनाएं सही थी वो सब बताते हैं इसमें, याद रखना। ऑटोबायोग्राफी का ही मतलब होता है जीवन लेखा भाई, जीवन में जो किया है। टिंटन एबे की बात किया जाए, टिंटन एबे क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट फेमस कविता है भाई साहब, बार बार पूछी जाती है पेपर में। ऐसी बार कभी क्वेश्चन नहीं आया टीजीटी में इसका क्वेश्चन ना आया हो। अगर आप टीजीटी का पेपर देने जा रहे हैं तो इसको मेरी प्रार्थना है, हाथ जोड़ की प्रार्थना है, इसको पढ़ लेना है भाई, इसको पढ़ के जाना है। ये कविता आपको छोड़ के जाना ही नहीं है, हर एक लाइन को पढ़ना है। ये वर्ड्सवर्थ के लिरिकल बैलेड में आई हुई सबसे लास्ट कविता है। इसका पूरा टाइटल भी मैंने बताया था, फ्यू लाइन्स रिटेन, ऐसा नाम है पूरा, बहुत बड़ा लाइन है इसका टाइटल है। तो अब इसका पूरा टाइटल ये दिया है, देख लो। टिंटन एबे का पहली बात, इस कविता का पूरा टाइटल क्या है, लाइन्स कंपोज ए फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबे ऑन रिविजिटिंग द बैंक ऑफ वे ड्यूरिंग ए टूर जुलाई 13, 1798। ये पूरा एक नाम ही है टिंटन एबे का, याद रखेंगे। टिंटन एबे किस में लिखी गई है दोस्त, ब्लैंक वर्स में लिखी गई। एक क्वेश्चन याद रखिएगा, टिंटन एबे किस में लिखी गई है, ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। और याद रखना है ब्लैंक वर्स का मतलब जिसमें राइम ना फॉलो हो, अनराइम्ड हो। और याद रखना वो लिखी किस में हो, आयम्बिक पेंटामीटर में। आयम्बिक पेंटामीटर किसे कहते हैं, मैं बार बार बताया हूं दोस्तों, जिसमें एक स्ट्रेस एक अनस्ट्रेस, टोटल दो जोड़ा बना के 10 जोड़ा बने। और पूरा देखो, आपका एक स्ट्रेस हो एक अनस्ट्रेस हो, तो एक जोड़ा स्ट्रेस अनस्ट्रेस, एक जोड़ा स्ट्रेस अनस्ट्रेस, ऐसे 5 ही हो, कुल मिला के 10 जोड़े हो, मतलब याद कर लीजिए 5 जोड़े हो और 2 स्ट्रेस या फुट या फीट प्रयोग होते हैं, तो वो आयम्बिक पेंटामीटर होते हैं। ये मीटर में पढ़ाया जाता है, आप पढ़ेंगे। टिंटन एबे के बारे में और जानकारी मैं देना चाहूंगा कि और क्या बातें हैं। देखो टिंटन एबे का जो विषय है, क्या है भाई, टिंटन एबे का जो विषय है, खास तौर पे वर्ड्सवर्थ अपनी मेमोरी को दिखाते हैं, अपनी याद को बताते हैं कि मेरा कैसी यादें रही टिंटन एबे की, समझ गए। खास तौर पे वो अपने बचपन को दिखाते हैं और कहीं ना कहीं प्राकृतिक सुंदरता के साथ वो डील करते हैं कि प्रकृति की सुंदरता क्या होती है। उन्होंने दिखाया है प्राकृतिक में वास्तव में अच्छाइयाँ क्या होती है, ये टिंटन एबे में दिखाया है। वर्ड्सवर्थ जब 1793 में पहली बार टिंटन एबे में पहुंचे थे, ये क्वेश्चन बना था, कल पूछा गया था कि वर्ड्सवर्थ कब पहुंचे थे टिंटन एबे में पहली बार, 1793 में पहुंचे थे। और फिर उसके बाद दोबारा कब गए थे, 1798 में गए थे। 5 साल का गैप रहा। कितने साल का गैप रहा, 5 साल का गैप रहा। अब ये आगे देखिए, वर्ड्सवर्थ की पूरी तरह से कंप्लीट, मतलब पूरा कंप्लीट फिलॉसफी है, मतलब उनका जो दार्शनिक सोच है वो पूरी तरह से उसमें देने का प्रयास किए हैं, याद रखेंगे आप। और उनके जो व्यूज हैं नेचर के ऊपर वो दिखाने का प्रयास किए हैं। उन्होंने एक डिवाइन स्पिरिट को दिखाया है। उन्होंने क्या दिखाया है, एक दिव्य आत्मा का दिखाया है, किसके, प्राकृतिक की दिव्य आत्मा को दिखाया है। अपने
अपने अनुसार नेचर के प्रति जो उनका विचारधारा था। याद रखें, उन्होंने नेचर को क्या कहा है, इसमें नेचर को माँ बोला है। अब इसीलिए आप लोग ग्रामर पढ़ते हैं तो नेचर कौन सा जेंडर है, लोग फेमिनिन जेंडर कहते हैं। ये देखो वर्ड्सवर्थ ने क्लियर किया था, नेचर को क्या बोला है, टिंटरवे में मदर बोला है कि प्राकृतिक ही माँ है, गार्डियन हमारी रक्षा करने वाले, नर्स हमारी देखभाल करने वाले, और मोरल टीचर हमारे क्या है, नैतिक अध्यापक हैं जो हमें सिखाते हैं। ये उनको बोला है कौन, ये वर्ड्सवर्थ ने बोला है। अब अगली कविता बात आती है, सॉलिटरी रीपर कैसी कविता है, ये भी आपसे पूछे। देखो टिंटरवे मैंने जितना हो बता दिया भाई, समझ गए, मैं पढ़ाया भी, लाइन भी बताया हूँ। सॉलिटरी रीपर क्या है भाई, सॉलिटरी रीपर पहली बात एक क्या है भाई, याद रखेंगे। ये देखिए, ये कहीं ना कहीं आप देखें, यह कविता एक इमेज, ए पीस ऑफ इमेजिनेशन, मतलब एक कल्पना का विचार का एक टुकड़ा है। यानी ऐसा भी बोल सकते हो, ये वर्ड्सवर्थ का एक इमेजन है, एक कल्पना है, उन्होंने क्या सोचा है, उन्होंने नेचर को लेकर के क्या सोचा है, क्या विचारधारा है, उसी पे लिखा गया वर्क है। याद रखें, इसमें जो सॉलिटरी रीपर की बात किया जाए, अगर इसकी लिटरेरी टर्म पूछता है कैसी कविता है तो क्या बताओगे, सर ये लिरिक है। सॉलिटरी रीपर क्या है, ये लिरिक है। लिरिक क्या होता है भाई, पहले समझो, ऐसा गीत जो लायर के साथ बजाया जाता है। आज आप देखते हैं तो गिटार उटार बोलते हैं ना, पहले जमाने लायर चलता था। ऐसे कविता जो लायर के साथ पढ़े जाते हैं गीत के तरीके, तो ये गीत है। आप कभी देखे होंगे दोस्तों, धान की जब लगवाई होती तो औरतें गाना गाती हैं, तो वो कौन सा गीत होता है, वो लिरिक होता है, समझ गए। अब उसमें म्यूजिक सेट कर दीजिए बस, समझ गए। तो ये याद रखें, तो सॉलिटरी रीपर क्या है, आपकी एक लिरिक है, याद रखें। इसमें एक लड़की, एक ऐसी लड़की का बखान करते हैं वर्ड्सवर्थ, कहते हैं कि वो गीत गा रही थी, मैं उसके गीतों को सुनकर मग्न हो गया। कौन सी भाषा में गा रही थी, अर्स, याद बताएं, आपको बताए थे पहली बार। और कुछ क्रिटिक्स इसको क्या मानते हैं, बैलेड भी मानते हैं, याद रखना है। इसको लिरिक भी कहा जाता है और कुछ क्रिटिक अनुसार ये क्या है, बैलेड भी है, याद रखेंगे आप। और पब्लिश कब हुई थी आपकी द सॉलिटरी रीपर, 1807। अगर बैलेड आ रहा है तो आंसर मार देना, वो भी सही है, गलत नहीं है, क्रिटिकों के अनुसार बात है ये। अब आगे, पोएट अपने सुनने वालों को क्या बताता है, इसमें आदेश देता है, ये दिखाने का प्रयास करता है, टू बिहोल्ड ए सॉलिटरी हाईलैंड लेस रीपिंग एंड सिंगिंग बाई हरसेल्फ, कि वह खुद से ही अकेले गा रही है, धान की कटाई कुछ भी रपाई कर रही है, गा रही है, मग्न है, मस्त है, कोई सुनने वाला नहीं है। और उसके साथ कौन खेल रहा है, प्राकृतिक, उसके साथ उसको गाने में कौन साथ दे रहा है, म्यूजिक के रूप में प्राकृतिक साथ दे रहा है। याद रखेंगे, ये जब आप पढ़ते हैं वर्क सॉलिटरी रीपर में, ये दिखाने का प्रयास होता है। और ये कहाँ हो रहा है, वो अपने खेत में गाना गा रही थी लड़की, कहाँ गा रही थी, अपने खेत में, याद रखें। वह कहते हैं, कौन कहता है, वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि कोई भी रुक ही नहीं सकता, कोई भी रुक ही नहीं सकता उस लड़की की, अपने आप को रोक ही नहीं सकता उस लड़की के गाने को सुनने में, कि वो इतना अच्छा गाना गा रही थी, समझ गए। जेंटली पास सो एज नॉट डिस्टर्ब टू हर, और कोई भी डिस्टर्ब या उसे परेशान भी नहीं कर सकता। जब कवि उसके गीतों को सुनता है और क्या करता है, पहाड़ियों पे जब वो ऊपर चढ़ने लगता है, वो देखता है कि नेचर भी उसके गीतों में कितना मग्न हो चुका है, समझ गए आप। ये देखिए, ये लाइन आई है, द म्यूजिक इन माई हार्ट, मेरे हृदय में जो संगीत है, आई बोर, वो मैं, मेरे अंदर वो जाग उठा, या मैं पुनः मेरे अंदर वो जाग उठा, लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हियर नो मोर। अब इसके बाद और क्या सुनूं, मेरे अंदर मेरी इच्छाएं पूरी हो गई, समझ गए। ये आगे चलते हैं, अगली कविता बात करते हैं, ओड एम्प्टीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी। ये ओड बहुत फेमस है वर्ड्सवर्थ का, जब आप इसको पढ़ेंगे इसको ध्यान देना है, ये ओड के बारे में, समझ गए। ये कब आई थी आपसे ये पूछेगा, 1807 में पब्लिश हुई थी। ओड कब आई थी ये, इसका पूरा नाम एम्प्टीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी, ये 1807 में आई थी, समझ गए, याद रखना। इनके अर्ली चाइल्डहुड मतलब इनके बचपन, जो इनके जीवन में बचपना काल था, उसको इसमें इन्होंने चर्चा किया है, अपने बचपना को बताया है।
और ये कविता कैसी है याद रखें, ये कब कंप्लीट हुई थी? 1804 में इसको प्रकाश मतलब कंप्लीट किए थे, पूरी तरह से लिख चुके थे। वर्ड्सवर्थ कब लिखे थे इसको? 1804 में। 2 वॉल्यूम मतलब 2 भागों में ये पब्लिश की गई थी, ये वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, याद रखेंगे। आपसे पूछा जाएगा जो इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी है ये कितने वॉल्यूमों में पब्लिश हुई थी? 2 वॉल्यूम में। एक वॉल्यूम फर्स्ट वॉल्यूम था, दूसरा वॉल्यूम था, याद रखेंगे। यहां लिखा है वॉल्यूम, मैंने अभी पढ़ा ना, कहां पढ़ा, यहां देखें, चलिए ये है, हाँ 2 वॉल्यूम में 1807 में पब्लिश हुई थी, याद रखेंगे। पहली बात, ये कैसी ओड है, ये क्वेश्चन फटाक से पूछेगा आपके पेपर में, ये क्वेश्चन जरूर दिखने को पूछेगा कि भाई वर्ड्सवर्थ की जो ओड है इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी वो कैसी ओड है, तो आप क्या मारेंगे टिक्का? इरेगुलर ओड है। कैसी ओड है वो? इरेगुलर ओड है। ये सब याद रखेगा, इसमें कुछ करना नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा पेपर में, समझ गए, याद रखना है। अब इन्होंने अपनी स्टाइल फीलिंग ये टोन दिखाया है, और क्या बताऊं इसमें, और कुछ बताने के लायक तो है नहीं। तो आगे चलते हैं भाई। ये जो लंबी कविता ये आपको बताती है, थीम को बताती है कि आत्मा की जो इमॉर्टलिटी का ज्ञान होता है वो आधारित होता है कहीं ना कहीं बचपन की मेमोरी पर। बचपन की जो अंदर आत्मा की ज्ञान होता है वो कहां पर आधारित होता है? कि भाई बचपन की मेमोरीज पर, मतलब बचपन की यादों पर आधारित होता है, याद रखें। और ये हमें जागरूक करता है ये बात के लिए, बचपन से ही जो हम लोग करते आ रहे हैं, समझ गए, दिखाने का प्रयास करता है। इन्होंने इसमें एक नाम लिया है, एक क्वेश्चन बना है पेपर में भाई, कि इन्होंने पूछा जाए आपसे कि मॉर्टलिटी ओड में किस बंदे का नाम लिया है, तो आप बताएंगे हेनरी वैगन, द रिट्रीट, हेनरी वैगन का नाम लिया गया है, याद रखेंगे। ये दिखाती है क्या? 3 मोमेंट्स में ये दिखाती है। फर्स्ट फेयर स्टेंजा जो कहीं ना कहीं मृत्यु को बताती है। पहली स्टेंजा क्या दर्शाती है? मृत्यु को दर्शाती है। और जो यूथ, जो अब के जवाने लड़के जो हैं, यूथ अपनी जवानी को खो रहे हैं, वो अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझ रहे हैं, इस पे वर्ड्सवर्थ विलाप करते हैं, इस चीज को इसको दिखाते हैं। और ये कहीं ना कहीं क्या दिखाते हैं इसको? 4 स्टेंजा में। इनोसेंस मतलब होता है निर्दोष, समझ गए, ये चीज मतलब लोगों की भलाइयों के बारे में। और ये 4 स्टेंजा में, इस सेकंड 4 स्टेंजा में इसका वर्णन है, याद रखें जब पढ़ेंगे आप। और ये वर्णन करते हैं कि कैसे एज जो है इंसान अपने डिवाइन, मतलब कैसे इंसान अपने आप को बूढ़ा बना रहा है, प्राकृतिक से कैसे अपने आप को जोड़ नहीं रख रहा है, प्राकृतिक से पीछे हो रहा है। तो ये डिवाइन मतलब दिव्य दृष्टि खोने के लिए, दिव्य दृष्टि को खोने के लिए एक कारण बताते हैं, याद रखना है। थोड़ा मीनिंग उनिंग निकालना आना चाहिए दोस्त, क्यों नहीं बताना होता पढ़ नहीं पाओगे। अब आगे, अब लो आ गए भाई ड्रामा से। वर्ड्सवर्थ का केवल एकमात्र प्ले था, वो था बॉर्डर्स, समझ गए, याद रखना है, आपसे पूछा जाएगा बॉर्डर्स क्या है। ये वर्ड्सवर्थ का ड्रामा है, उन्होंने ड्रामा लिखा था, समझ गए। और वर्ड्सवर्थ कैसा ड्रामा है? एक ट्रेजेडी है। वर्ड्सवर्थ का जो बॉर्डर्स ड्रामा है ये कैसा प्ले है? तो क्या बताओगे? ट्रेजेडी। ट्रेजेडी का मतलब ऐसा प्ले जिसमें लास्ट में किसी प्रोटैगनिस्ट या हीरो की मौत होती है, दुखद घटना, वो क्या होता है? ट्रेजेडी। तो याद रखेंगे। और ये कितने एक्ट में लिखा गया है? 5 एक्ट में लिखा गया है। आपसे पूछा जाए बॉर्डर्स कितने एक्ट में लिखा गया है? 5 एक्ट में लिखा गया है, समझ गए, याद रखना है। तो पहला मेजर, वर्ड्सवर्थ का पहला मेजर वर्क, जिन्होंने अपना एक ही मात्र प्ले लिखा था। और याद रखिए ये जो बॉर्डर्स लिखे कब थे? 1796 और 97 के बीच में इस प्ले को लिखा था। किसने? वर्ड्सवर्थ ने। ये क्या है? एक वर्ष ट्रेजेडी है। ये क्या है? एक वर्ष ट्रेजेडी है, याद रखेंगे आप इस बात को। चाहे तो आप इसको ऐसे अंडरलाइन करते चलिए। ये क्या है? एक वर्ष ट्रेजेडी है। और ये किसके बारे में बताता है? राजा हेनरी थर्ड, इंग्लैंड का एक राजा था, राजा हेनरी थर्ड के राज्य के दौरान ये ट्रेजेडी आधारित है। ये ट्रेजेडी का, ये कहानी किसकी दिखाती है बताओगे? कहोगे सर राजा हेनरी थर्ड थे, उन्हीं की ये कहानी बताते हैं इस प्ले में, समझ गए।
और ये वर्ष ट्रेजिडी है गाने के रूप में लिखा गया है। और इनके समय में ये जो ट्रेजिडी था इसको थिएटर में मतलब ये प्रकार जान लीजिए थिएटर में स्टेज पे इसे परफॉर्मेंस नहीं किया गया था उनके समय में। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का डर, डर मतलब होता है डर, फ्रेंच रिवॉल्यूशन का डर उनका जो है इस प्ले में दिखता है। जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में उन्होंने क्रांति देखी थी कि छोटे छोटे लोग, जो छोटे मोटे जो निर्दोष लोग हैं वो मर रहे हैं, उस चीज का डर, उस चीज का भय आप देखते हैं किसके, इनके प्ले में देखते हैं। उन्होंने अपना दिखाया है इस प्ले में, याद रखेंगे। फ्रेंच रिवॉल्यूशन गए थे ना वर्ड्सवर्थ, अरे फ्रांस गए थे ना वर्ड्सवर्थ, वहां पे एक क्रांति हुई थी। कौन सी क्रांति हुई थी बताओ? फ्रेंच रिवॉल्यूशन, एक क्रांति। तो उन्होंने देखा था कि कैसे जो निर्दोष हैं, जो बदमाश हैं, वो दोनों के दोनों मारे जा रहे हैं। वहां आम जनता, साधारण जनता पे अत्याचार किया जा रहा है। इस बात से दुखी होकर इंग्लैंड जब वापस आए थे कौन, हमारे वर्ड्सवर्थ, तो उसी से प्रभावित होकर इस प्ले को लिखे थे, याद रखेंगे। समझ गए? यह प्ले कहीं ना कहीं वर्ड्सवर्थ इस पीरियड को जोड़ता है जब उन्होंने फ्रांस में अपना समय जो बिताया था, उस चीज को दिखाने का प्रयास करता है कि कैसे न्याय पे अन्याय शासन कर रहा है, इस चीज को दिखाने का प्रयास करते हैं। अब अगला पोएट्री की बात किया जाए, अगले पोएम के बारे में, कि ओड टू ड्यूटी कैसी कविता है। देखिए भाई, ओड टू ड्यूटी, इंसान कोई भी हो अपने कार्य या कर्तव्य से नहीं भाग सकता। हम लोग 2-4 मिनट के लिए भूल जाएं कि हम फले के बेटे नहीं हैं, आप टीचर नहीं हैं, मैं भूल जाऊं मैं एक लड़का हूं, लेकिन बाद में फिर से अपनी जिम्मेदारियों को लेना पड़ता है। यही चीज दिखाती ओड टू ड्यूटी में क्या है, कर्तव्य करना, मतलब अपनी जिम्मेदारियों से कोई भाग नहीं सकता। ये कविता यही बताती है। ये बहुत बढ़िया कविता है, पढ़ने का प्रयास करोगे तो जिम्मेदारियां क्या होती है ये जरूर याद आ जाए। तो चलिए तो आगे चलते हैं, ऑफ करिए उसको। चलिए देखिए, ओड टू ड्यूटी क्या है, ये वर्ड्सवर्थ की क्या है, एक कविता है। ओड टू ड्यूटी क्या है, वर्ड्सवर्थ की एक कविता है। और याद रखिएगा, ये कहीं ना कहीं जो आपको दिखाता है क्या, एक डिडैक्टिक और एथिकल टोन में लिखी गई है। किस में लिखी गई है, ये कैसी टोन में लिखी गई है, डिडैक्टिक और इथिकल टोन में लिखी गई है। आवाज स्लो कर रखिए। और 1805 में याद रखें इसे लिखा गया था। आपसे पूछा जाए ओड टू ड्यूटी कब लिखा गया था, 1805 में लिखा गया था। इसको पब्लिश कब कराया गया था, 1807 में पब्लिश कराया गया था। कितने वॉल्यूम में आई थी बाबू, ये 2 वॉल्यूम में पब्लिश हुई थी। ये वॉल्यूम फर्स्ट, वॉल्यूम सेकंड, 2 वॉल्यूम में पब्लिश हुई थी। ये जो कविता है कहीं ना कहीं क्या करता है, गॉड देवी, गॉड से मतलब एक देवी थी, याद नहीं आ रहा है, उन्हीं के रूप में ये उनके ड्यूटी को क्या करती है, एड्रेस करती है, याद रखेंगे। अब गॉडेस मतलब कौन देवी है मैं ये नहीं बता सकता, लेकिन आगे आप कविता पढ़ेंगे तो जानकारी होगा। ये एक देवी को डेडिकेट है कविता, कौन सी देवी है अब नहीं बताया इसमें। और आपसे पूछा जाए ओड टू ड्यूटी ये कैसी ओड है, तो बताओ क्या बताओगे, कैसी ओड है? हाँ, ये कैसी ओड है, हॉरिसियन ओड है। आपसे पूछा जाए ओड टू ड्यूटी ये कैसी ओड है, हॉरिसियन ओड है। मैं पूछूंगा जो वर्ड्सवर्थ की एक और ओड है इमॉर्टलिटी, वो कैसी ओड है, वो रेगुलर ओड है। अभी हाल ही में पढ़ाया ऊपर मैंने, वो कैसी ओड है, वो रेगुलर ओड है। और ये ओड कैसी है बताइए, हॉरिसियन ओड है। याद रखिएगा, आपके पेपर में 100% क्वेश्चन आएगा ये, समझ गए। आपसे पूछा जाएगा जो वर्ड्सवर्थ का इमिटेशन या इमॉर्टलिटी वाला ओड है वो कैसा ओड है, तो उसको रेगुलर ओड बताओगे और इसको बताओगे हॉरिसियन ओड, समझ गए। और ये क्या दिखाता है, ये 8 लाइन के स्टेंजा में लिखा हुआ ओड है, समझ गए। कम से कम 8 लाइन की 7 स्टेंजा है। कितनी है भाई, 8 लाइन, प्रत्येक 8 लाइन की 7 स्टेंजा है, समझ गए। इसको लीजर ओड भी कहा जाता है, एक नई बात। चलिए भाई, कवि इसमें क्या दिखाता है, नेचर को क्या करता है, ऑफर्स करता है। मतलब कहीं ना कहीं लोगों को ये कहता है कि नेचर हमें क्या दी है, एक पुरस्कार दी है। मतलब एक प्रकार से आप ऑफर्स का मतलब समझ सकते हैं कि हमें इतना कुछ हमें दी है नेचर जिसका हम एहसान
नहीं चुका सकते हैं। और ये उसको ड्यूटी के रूप में बताने का प्रयोग करते हैं कि हर इंसान अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को भूल जाएगा, हर इंसान अपने जिम्मेदारी और कर्तव्यों को भूल जाएगा, लेकिन नेचर अपनी जिम्मेदारियों को नहीं भूलती है। वो अपने समय पर ठंडी आती है, गर्मी आती है, सब कुछ दिखाने का प्रयास करता है, लेकिन नेचर अपने जिम्मेदारियों को नहीं भूलता। तो ये चीज किस में दिखाते हैं वर्ड्सवर्थ? इसमें दिखाते हैं, याद रखेंगे, समझ गए। आगे चलते हैं कि भाई ही कॉल्स ड्यूटी द टर्म डॉटर ऑफ वॉइस ऑफ गॉड। ये गॉड मतलब इसमें इन्होंने भगवान की आवाज की बेटी को ड्यूटी के रूप में पुकारते हैं। कौन? हमारे वर्ड्सवर्थ। याद रखें, ये किसमें लिखा गया है? आयम्बिक टेट्रामीटर। अब टेट्रा मतलब 3 लाइन वाला, याद रखें, कुछ बात समझने का प्रयास करो, कुछ समझो भाई। अब देखो, पेंटामीटर से तुम बहुत परिचित हो, लेकिन आपसे पूछा जाए ओड टू ड्यूटी किस में लिखी गई है? हाँ, किस में लिखी गई है? हॉरेसियन ओड है, बिल्कुल सही है। ये कौन सा मीटर फॉलो करती है? आयम्बिक टेंटामीटर। पेंटामीटर तो 5 वाला होगा, ये 3 होगा। देखो देखो देखो, स्ट्रेस अनस्ट्रेस एक, स्ट्रेस अन एक, स्ट्रेस अनस्ट्रेस। देखो आयम्बिक टेंटामीटर 3 तरीके से याद रखेंगे। इसमें जो है आयम्बिक टेंटामीटर में है, ये समझ गए। इसमें और याद रखना, प्रत्येक लाइन में 8 स्टेंजा और 7 लाइनों में लिखी गई है। और एक ये आयम्बिक हेक्सामीटर है। हेक्सामीटर, हेक्सा मतलब 5 से, पेंटामीटर से एक अधिक, पेंटामीटर से एक अधिक 6 वाला, समझ गए। तो आपसे पूछा जाए ओड टू ड्यूटी किस में लिखी गई, क्या बताओगे? आयम्बिक हेक्सामीटर लिखा गया है, याद रखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, समझ गए। याद रखना इस बात को, ध्यान दो। चल भाई, अब ये तो हो गया भाई, अब इसमें क्या होता है, और कुछ बताना है दोस्तों? अब ये बताना है रिक्लूस के बारे में, और बताना है इसके बारे में बताना है। अब नई कविता के बारे में। रिक्लूस जो एक कविता है, वर्ड्सवर्थ इसमें क्या दिखाते हैं? वर्ड्सवर्थ अपनी इच्छाओं को दिखाते हैं। ये कैसी कविता है? फिलोसफिकल कविता है, फिलोसफिकल पोएम है। रिक्लूस जो आप देखते हैं, ये आपकी जो कविता रही अनफिनिश्ड रही, मतलब इसको पूरा नहीं कर पाए थे वर्ड्सवर्थ, याद रखना है। और इसमें क्या दिखाते हैं? होम एट ग्रेसमेयर, ये चीज पहली किताब में दिखाते हैं। कौन? हमारे वर्ड्सवर्थ, समझ गए। रिक्लूस जो कहीं ना कहीं उनके मरने के बाद कब पब्लिश हुई थी? 1880 में। रिक्लूस कब पब्लिश हुई थी? 1880 में। बड़ा ये पहली बात सुन लेना, ये फैक्ट पढ़ा रहा हूं, ये डिटेल नॉलेज नहीं है। डिटेल पढ़ना हो तो वर्ड्सवर्थ की बुक खरीद लो। फैक्ट पढ़ा रहा हूं जो पेपर में आते हैं, पहली बात याद रखना सब लोग। अब आगे भाई एक्सकर्जन की बात किया जाए तो जो आप पढ़ते हैं रिक्लूस ना, वो एक्सकर्जन का कौन सा भाग है? दूसरा भाग है, वो दूसरी किताब है, याद रखेंगे। ये कहीं ना कहीं आपके रिक्लूस का ये दूसरा भाग है, समझ गए आप। और इसको पब्लिश कब कराया गया था? 1814 में पब्लिश कराया गया था। किसको भाई? एक्सकर्जन को। रिक्लूस का तो भाग ही है, लेकिन इसको पब्लिश किया गया था। सब देखो भाई, हर एक भाग को हर एक पीरियड में पब्लिश कराया गया, मतलब टाइम बाय टाइम, समझ गए। 1880 में आपका आया था, ये आया था जो आपका रिक्लूस है, समझ गए। और ये 1800, और आपसे पूछा जाए ये वाला एक्सकर्जन कब आया था आपका? एक्सकर्जन कब आया था आप बताएंगे? हाँ, 1814 में पब्लिश हुआ था, याद रखेंगे। लंदन की बात किया जाए, ये कविता, ये बहुत फेमस कविता है, वर्ड्सवर्थ की सबसे फेमस कविता है। कौन? लंदन। देखो भाई, एक लंदन नाम की और कविता है, विलियम ब्लेक ने लिखा है, वो ज्यादा फेमस है, इससे ज्यादा तो उसकी बात नहीं हो रही। तो हम वर्ड्सवर्थ की लंदन की बात करते हैं। लंदन 1802, ये कविता सबसे पहले किसको डेडिकेट की गई है? मिल्टन को, समझ गए। याद रखना, ये कविता किसको डेडिकेट कर लिखे हैं वर्ड्सवर्थ ने? मिल्टन को, याद रखना। अब कुछ बातें, ये भाई 1802 में लिखे थे। कौन? हमारे वर्ड्सवर्थ जी ने। वर्ड्सवर्थ ने इसको कब लिखा था? 1802 में। फिर पब्लिश इसको कब कराया था? पब्लिश इसको पब्लिश पहली बार जो पब्लिश कराए थे, कब पब्लिश हुआ था बताइए?
पब्लिश कब हुआ था? 18 जो 1807 में पब्लिश कब हुई थी आपकी? 1807 में। ये देखो पहली बार इसको जब पब्लिश कराया गया था कविता में, 2 वॉल्यूम में पब्लिश हुई थी। कब? 1807 में पब्लिश हुई थी। यह कविता कहीं ना कहीं क्या दिखाता है? ये एक एक्सलेंट सोनेट है। ये कविता कैसी सोनेट है भाई? एक्सलेंट सोनेट है। और ये किसको डेडिकेट करके लिखे हैं वर्ड्सवर्थ? ये मिल्टन को डेडिकेट कर लिखे हैं। समझ गए आप? वर्ड्सवर्थ कहीं ना कहीं इसमें पुराने जीवन का चर्चा करते हुए वो वर्तमान में दिखाते हैं। बोलते हैं ए मिल्टन, आज तुम जीवित होते तो आज तुम देखते कि देखो तुम जब जीवित थे तुमने अकेले ही समाज की बुराइयां खत्म करने का प्रयास किया। तुम समाज के आगे नहीं झुके, समाज तुम्हें झुकाने का भले प्रयास करता रहा। ये कौन कहता है भाई? ये हमारे वर्ड्सवर्थ बोलते हैं मिल्टन के लिए। समझ गए लाइनें? तो आप पढ़ेंगे कविता जब जानेंगे। ये आप कुछ बातें और बता दें आपको। ये क्या है भाई? लुक्स बैक द इंग्लैंड, इंग्लैंड के पीछे जीवन को दिखा करके आओ फिर फ्यूचर, मतलब फिर वर्तमान को बताते हैं। बिल्कुल सही। ये क्या दिखाते हैं? इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, जो कहीं ना कहीं औद्योगिक क्रांति, जो लोग कंपनियां बना रहे हैं, प्राकृतिक पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, ये चीज दिखाते हैं। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन मतलब क्या कर दिखाते हैं? औद्योगिक क्रांतियों को दिखाने का प्रयास करते हैं। पोएट्स यह अनुभव करता है, पोएट्स क्या अनुभव करता है? पोएट्स अनुभव करता है कि मिल्टन शुड बी अलाइव एट दिस टाइम। मिल्टन तुम इस समय अगर जीवित होते, क्या होता भाई? पीपल हैव लॉस्ट इन वार्ड हैप्पीनेस। लोग क्या कर रहे हैं? अंदर की खुशियों को खो दे रहे हैं। दिखावटी खुशियां हैं। मतलब याद रखें, आप बोल रहे हैं, वर्ड्सवर्थ बोल रहे हैं कि अगर मिल्टन तुम आज जीवित होते ना तो आज तुम देखते तो तुम दोबारा कहते कि आज कैसे लोग दिखावटीपन दिखा रहे हैं, लेकिन वास्तव में अंदर क्या है वो बता नहीं रहे हैं। लोग हर चीज को दिखावटी रूप में दिखावा कर रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां खोल रही हैं, प्राकृतिक से नाता तोड़ रहे हैं, नेचर को भूलते जा रहे हैं। ये चीज दिखाने का प्रयास करते हैं। कौन? हमारे वर्ड्सवर्थ। वो शोक प्रकट करते हैं। शोक मतलब दुख प्रकट करते हैं लोगों के ऊपर कि लोग कैसे हो गए हैं, आज की जनता, आज के समय के लोग कैसे हो गए। ये चीज इसमें दिखाने का प्रयास करते हैं। लंदन की शुरुआत में, लंदन की कविता यानी लंदन 1802 जो कविता है उसकी शुरुआत में विलियम वर्ड्सवर्थ क्राइज आउट द डीड पोएट। तो वर्ड्सवर्थ कहीं ना कहीं उन मरे हुए लोगों के लिए चिल्लाते हैं या रोते हैं। चिल्लाना नहीं, रोना बोलो भाई, रोते हैं। जो वो जैसा वो कौन कवि था? जॉन मिल्टन। उसके लिए वो दुख प्रकट करते हैं। कौन? हमारे जो वर्ड्सवर्थ जी, याद रखेंगे। और ये बताते हैं कि अगर तुम जीवित होते, इंग्लैंड की आज तुम्हें आवश्यकता है। क्या है भाई? इंग्लैंड तुम्हें आज आवश्यकता है। यहां देख लो, ये लिखा है। वर्ड्सवर्थ उस मरे हुए कवि, कौन मरे हुए कवि? जॉन मिल्टन के लिए रोते हैं, दुख प्रकट करते हैं। और क्या बोलते हैं? यह बोलते हुए बोलते हैं, कहते हैं कि है मिल्टन, अगर तुम आज जीवित होते, अगर तुम जीवित होते, क्योंकि इंग्लैंड को आज तुम्हारी क्या है? आवश्यकता है। ये बोलते हैं। टू द स्काईलार्क एक नई कविता आती है मिल्टन की। ये कविता क्या बताती है? इसके बारे में पढ़ो। ये कविता 1825 में लिखी गई थी पहली बार, याद रखना है। और इसको 1827 में प्रकाशित की गई थी। दूसरी बात, वर्ड्सवर्थ ने कहीं ना कहीं एक चिड़िया के गुणों की विशेषता करते हैं। मतलब चिड़िया के कार्यों की विशेषता बताते हैं, चिड़िया कैसी होती है, उनके गुणों को बताते हैं। फिर वो मनुष्यों पे भी एक सटायर करते हैं इसके अनुसार। तो ये टू द स्काईलार्क, वो कैसी चिड़िया थी? वो स्काईलार्क थी, याद रखेंगे। समझ गए? ये एक ब्यूटीफुल पोयम है, एक सुंदर कविता है। इसमें स्काईलार्क के क्रियाकलापों का वर्णन करते हैं। क्रिया का मतलब ओकर दिनचर्या, कैसा दिन भर काम होता है, स्काईलार्क उसका वर्णन करते हैं। याद रखना है। ये कहीं ना कहीं आप देखें, लार्क के सामने एक क्या है? एक सीरीज ऑफ क्वेश्चनों को पुट्स करते हैं, मतलब रखते हैं। याद रखना है आपको। स्काईलार्क को इन्होंने क्या यहां इस कविता में क्या बोला है? डायरिंग भी बोला है। स्काईलार्क को क्या बोला है? यहां पर डायरिंग भी बोला है, याद रखना है। और ऊंचाइयों के लिए, जो बड़ी बड़ी ऊंचाइयों को तय करती है एक दिन में,
फिर अपनी मतलब राशन या भोजन ढूंढकर स्काईलार्क फिर से अपने घोंसले में आ जाती है। ये चीज में दिखाते हैं। स्पीकर यहाँ पर स्काईलार्क से प्रार्थना करता है। क्या करता है? प्रार्थना करता है। क्या कर कि नाइटिंगेल के जो अंधेरे जंगल को छोड़ करके स्काईलार्क के लिए प्रार्थना करता है कि वह जैसे वह एक ग्लोरियस लाइट है। वो क्या है? वो एक ग्लोरियस लाइट उसके पास है। ये खुद से यह बारे में बताते हैं। थोड़ा ये कविता पढ़े रहो दोस्त, तभी इसको जानकारी हो पाएगी, क्योंकि ये तो शॉर्टकट है। ये क्या है भाई? शॉर्टकट है। इसमें आपको क्लियर जानकारी मिल नहीं रही होगी, मेरा मानना है। पूरी कविता पढ़ोगे ज्यादा बढ़िया है। ये पोएम है सारी ना, इसको पढ़ना पड़ेगा आपको। माई हार्ट लीव्स अप इट, ये भी एक कविता है। इसको बाद में कौन से नाम पे जाना गया बताइए? रेनबो। रेनबो किस कविता को कहा जाता है? माई हार्ट लीव्स अप। 2006 में ये क्वेश्चन आ चुका है कि रेनबो का दूसरा टाइटल क्या है। मैंने देखा एग्जाम में, तो आपको याद रखना है। ये आज कैसे जानी जाती, किस नाम पे? रेनबो नाम से, समझ गए। इसमें कहीं ना कहीं अपने फेमस कलेक्शन पोएम जो 2 वॉल्यूम्स जो 1807 में आई है, इसी में उन्होंने शामिल कर दिया था, पब्लिश कराया था। देखो आपसे पूछा जाए माई हार्ट लीव्स अप में उन्होंने अपनी 2 और वॉल्यूम्स जो कविता की थी इसी में शामिल कर दिए थे, पब्लिश करा दिए थे। कौन? हमारे वर्ड्सवर्थ जी, समझ के। अब ये कवि, ये देखो भाई, ये जो पोएट है इसमें क्या बताता है? वो कहता है कि रेनबो को देखो। रेनबो किसे कहते दोस्त? आपको बता दे, तीर धनुष जो आसमानों में बढ़ता है उसके बारे में वर्णन करते हैं हमारे वर्ड्सवर्थ जी इसमें, समझ गए। वह कहते हैं कि उसका हृदय जॉय के साथ उठ पड़ता है। लिप्स अप मतलब उठता है, गिरता है, खिल उठता है जब वह कभी भी उनकी आंखें इस रेनबो की छाव या उपस्थिति को देखते हैं। मतलब जब कोई बच्चा उस रेनबो को जब तीर देखता है तो खुश हो जाता है। तो इसे कवि भी कह रहे हैं वर्ड्सवर्थ, जब मैं उस रेनबो को देखता हूं तो मेरी अंदर के जो हृदय है खुशियों से भर आता है। ये चीज दिखाते हैं, समझ गए। वह अब यह प्रशंसा करते हैं और बच्चे भी उसको जानते हैं, उसको देखकर ही पसंद करते हैं, क्योंकि उनका बचपन भी एक टीचर के ही रूप में था जो उन्हें खुशियों के रूप में सिखाया गया जाता है। अब यहाँ क्या मतलब बोल रहे हैं, यहाँ क्या बोला गया लाइन में? वह अब प्रशंसा करते हैं, किसकी प्रशंसा करते हैं? रेनबो की प्रशंसा कर रहे हैं। पहली बात, उन्होंने बचपन में जो चीजें देखी थी वो चीज याद करके बोल रहे हैं, क्योंकि उनका बचपन भी क्या था? एक अध्यापक, एक टीचर ही था। उनका बचपन में कौन अध्यापक था? यहाँ लाइनें बड़ा गड़बड़ है, समझ नहीं पाओगे। उन्होंने कहा, क्या कहा है? उनका बचपन क्या था? अध्यापक था। किसको अध्यापक बोल रहे हैं आप ये जानिए, खुद को तो नहीं बोल रहे होंगे। यहाँ वो कह रहे हैं वो जो रेनबो है मेरा क्या था? टीचर था, उसने ही मुझे सिखाया था क्या कि नेचर क्या है। ये चीज इसमें बोलने का प्रयास कर रहे हैं। जब ये पोएट्री पढ़ोगे बाबू तभी समझ में आएगी, ये शॉर्टकट फॉर्म नहीं समझ में आने वाली। लेकिन इतना है कि इतना जान जाओ कि ये जो कविता है इसका दूसरा नाम क्या है? रेनबो है, समझ गए। पहली बात, इन्होंने उस रेनबो की विशेषताओं को बताने का प्रयास किया है जो आसमान में दिखते हैं, पहली बात। दूसरी बात, और इसी में सबसे बड़ी लाइन आती है, ये लाइन याद रखना है, कितनी बार पूछी गई है कि भाई द ब्यूटी ऑफ मदर नेचर, की प्राकृतिक माँ की सुंदरता, या द चाइल्ड ऑफ फादर ऑफ मैन, कि भाई बच्चा जो है आदमी का पिता, मतलब बच्चा ही आदमी बनता है और बाद में फादर बनता है। ये लाइन हमेशा एग्जाम में पूछी जाती दोस्त। ये कहाँ आई है तो क्या बताओगे? जल्दी से बताओ सब लोग। तो ये बोलोगे रेनबो में आई। ये लाइन किस में आई है? रेनबो। अगर दूसरी लाइन बोला जाए, दूसरी लाइन कहाँ आई है? दूसरी लाइन बताओ, दूसरी लाइन क्या बोलोगे? माई हार्ट लिव्स अप। दूसरा नाम इसका है माई हार्ट लिव्स अप, और इसका पहला, इसी को रेनबो बोला जाता है। ये लाइन किस में आई है? इसी में आई है। याद, ये याद रखना है, पेपर में यही पूछेगा। अब कुछ एग्जाम पॉइंट बात करते हैं। अब बातें उनके सारे वर्क बता दिया, सब कुछ बता दिया, कुछ बातें अगर वर्ड्सवर्थ के बारे में पढ़ रहे हो तो कुछ की पॉइंट जान लो।
जो परीक्षा में जानना है। हाँ, पहली बात तो ये रोमांटिक पोएट थे, और ये इंग्लिश रोमांटिक मोमेंट्स के क्या थे, फाउंडर थे। मतलब आज रोमांटिक एज जो पढ़ते हैं इन्होंने ही शुरुआत की थी, समझ गए पहली बात। और किसके साथ शुरुआत की थी, एस.टी. कॉलरिज के साथ, याद रखना है। और इनकी कविताएं क्या बताती हैं, नेचर को फोकस करती, प्राकृतिक को बताती हैं। वर्ड्सवर्थ की कविता अधिकतर क्या बताती है, कहीं ना कहीं मनुष्य और नेचर के बीच में जो संबंध होता है वो दिखाने का प्रयास करती है, यही पूरी कविता बताती है। और याद रखना है, नेचर को कैसे लोग इग्नोर कर रहे हैं यह भी दिखाती है, समझ गए वो। और आपको कॉलरिज आपका स्पिरिचुअल वो तो दूसरे तरीके बताता था। लिरिकल बैलेट की बात किया जाए, यही वो पोएम कलेक्शन था जिसकी वजह से रोमांटिक एज की शुरुआत हुई थी। ये कब आई थी बताओ भाई, कब आई थी, याद रखना है किसके। और इसमें दो पोएम थे, दो आदमी थे, इसमें वर्ड्सवर्थ थे और कॉलरिज थे। इन्होंने टोटल कितनी पोएम लिखी थी, तो इस चार भैया, कॉलरिज की थी और 19 वर्थ की थी, याद रखना है ये चीज। और बातें भाई, प्रिल्यूड आपको बताएं, इनका एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, जो आप बोल सकते हैं कि इनका एक इपिक है, बहुत ही लंबी चौड़ी कविता है। इन्होंने अपने दार्शनिक जो जीवन में जो बीता वो चीज लिखा है, ये एक लंबी चौड़ी कविता है। और ये वर्ड्सवर्थ के पर्सनल, उनका पर्सनल जीवन बताई थी, बताया नहीं कब आई थी, ये 1850 पब्लिश हुई थी, 50 में, ये बताया था मैं, भूल गए इतना जल्दी। 1850 में आई, जब वर्ड्सवर्थ की मौत हो जाती है तब इसको पब्लिश कराया जाता है, उनकी वाइफ पब्लिश कराती है। ये कैसी कविता है, लिखा तो इसको स्टार्ट 1798 में ही कर दिए थे, लेकिन ये बीच बीच में इसको छोड़ते रहे, इसको गायब करते रहे, समझ गए। तो ये ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, और ये उनके पर्सनल जीवन को बताती है। किसको जीवन बताती है, पर्सनल जीवन को बताती है, समझ गए आप। ये फिलोसफिकल है, ये एक दार्शनिक कविता है। ये किसी कवि के जो विकास होता है, कैसे कवि का विकास होता है वो चीज को दिखाना, हाँ माइंड का, वो चीज दिखाने का प्रयास करते हैं इस वर्क में। दूसरी बात, शांत रहिए, ज्यादा ना बोलिए, आप फोन आ रहा है, चलिए। और इनकी कविताओं में क्या दिखता है, सिंपल लैंग्वेज। मतलब ये जो लिखते थे अपने वर्क, इनका उद्देश्य था कि हमारी कविता साधारण लोग भी पढ़े। कौन पढ़े, साधारण लोग भी पढ़े। इनका उद्देश्य ही हुआ करता था प्रत्येक लोग इनकी भाषा को समझे, पढ़े कविता, और नेचर से जुड़े, समझ गए। और आपको बताएं, ये रहा कहा करते थे, लेक डिस्ट्रिक्ट में रहते थे, ये नदियों या झीलों के किनारे रहा करते थे। इनको लेक पोएट भी बोला जाता है, समझ गए, याद रखें। और कुछ बातें, चलो भाई वर्ड्सवर्थ की और कुछ बातें अगर जानना चाहते हो तो मैं और भी बता दूं, ये सब मैं बता चुका हूं कि वर्ड्सवर्थ का जन्म पूछ रहा है तो 7 अप्रैल कम्बरलैंड इंग्लैंड में हुआ था। दूसरी बात, इनकी मौत 23 अप्रैल 1850 में हो गया था। कौन सी बीमारी के कारण, प्लेप्सी के कारण, याद रखेंगे। और ये रोमांटिक मोमेंट के क्या है, फादर हैं, समझ गए, इंग्लिश लिटरेचर में। और बात, इनको पोएट लॉरिएट कब नियुक्त किया गया था, 1843 में, याद रखना है। और इनका जो दोस्त था सैमुअल टेलर कॉलरिज, इसने ये भी साथ मिलकर के 1798 में लिरिकल बैलेट को पब्लिश किए थे, याद रखेंगे। और कुछ बातें, ये इनकी जो कविता आज जानी जाती है, आई वंडर्ड लवनी एज अ क्लाउड, ये कहाँ, ये कविता को कैसे लिखा, कहाँ लिखा गया था, लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग। ये लाइन कहाँ आती है, लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग, ये कविता का नाम है। जो आप देखते हैं आई वंडर्ड लवनी एज अ क्लाउड, ये एक बहुत फेमस लाइन है ना, ये लाइन किस में आती है, इसमें आती है, याद रखना। आज वर्ड्सवर्थ विश्वास करते थे कि नेचर ही एक डिवाइन स्पिरिट है, बिल्कुल सही। वर्ड्सवर्थ का ये मानना था कि जो प्राकृतिक है वही दिव्य स्पिरिट है, आत्मा है, और वो हीलिंग पावर को दिखाती है। और ये कहीं ना कहीं एक डेमोक्रेट थे और सपोर्टेड थे किसके, फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब मेरी बात समझे, ये हमेशा उन लोगों का समर्थन करते थे
जो स्वतंत्र रहते थे। इससे कोई मतलब नहीं, क्वेश्चन नहीं आता इसका मतलब। उनकी कविता आज जो जानी जाती है किसके लिए जाती है, जानी जाती है स्पिरिचुअल वेनेसर के लिए, जो नेचर पे बेस है, समझ गए। इंटरेस्ट, इंडिविजुअल, इमेजिनेशन, यूज ऑफ कॉमन लैंग्वेज। इसमें अधिकतर इनके पोइट्री में कैसी पोइट्री प्रयोग होती थी, कॉमन लैंग्वेज का प्रयोग होती। इनकी कविता जो है, ये जो आई वंडर लॉनी एज अ क्लाउड, ये पहली बार पब्लिश कब हुई थी, 1815 में पब्लिश हुई थी। इनका जो कलेक्शन पोएम है जो 2 वॉल्यूम में आता है, वो कब पब्लिश हुआ था, 1807 में पब्लिश हुआ था। इनकी जो फिलोसफर ऑफ नेचर है, ये जो वेल एक्सप्रेस्ड है, इनकी जो टिंटन एवे है और द प्रिल्यूड है, ये क्या बताती है, पूरी तरह से नेचर की फिलॉसफी को बताने का प्रयास करती है, ये भी याद रखें। बाकी याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए, जैसे आपके माइंड में प्रश्न आता है कि लिरिकल बैलेट कब आई थी, 1798 में। मैं ये बताऊंगा कि भाई 4 एडिशन में इनका जो पोएम पब्लिश हुआ था। जो लिरिकल बैलेट तो आपको पता है 1798 में आया था, जो दूसरा एडिशन है वो 1800 में आया था। सेकंड एडिशन कब आया था, 1800 में आया था। थर्ड एडिशन कब आया था, 1802 में आया था। फोर्थ एडिशन कब आया था, 1805 में आया था। याद रखना ये बात को। ये विलियम वर्ड्सवर्थ, 1798 में इनका लिरिकल बैलेट आता है, और 1800 में सेकंड एडिशन आता है, और थर्ड एडिशन 1802 में आता है, फोर्थ एडिशन 1805 में। डेट कंसीडर रखना है, याद रखना है आपको। और कुछ बातें और मैंने बताया कि वर्ड्सवर्थ की शादी जो है उनकी बचपन की दोस्त मैरी हचिंसन के साथ हुआ था। याद रखें, वर्ड्सवर्थ की शादी किसके साथ हुई थी, उनकी बचपन की दोस्त कौन थी, मैरी हचिंसन। और कब हुई थी, 1802 में। आपसे पूछा जाए वर्ड्सवर्थ शादी कब हुई थी, 1802 में मैरी हचिंसन के साथ हुआ था। याद रखेंगे, उनकी शादी लगभग 48 साल, क्या बोल रहा है भाई, दियर मैरिज लास्टेड 14-18 ईयर्स एंड प्रोड्यूस 5 चिल्ड्रन। मतलब समझिए, इनके जो 48 साल इनका जो जीवन रहा, जो जिए अपना, जो जीत रहे 80 साल तक जिए थे, तो इनके कुल टोटल बच्चे कितने हुए थे, 5 बच्चे। तो आप याद रखें, प्रोड्यूस 5 चिल्ड्रन। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वर्ड्सवर्थ और मैरी हचिंसन के कितने बच्चे हुए, तो टोटल 5 बच्चे। समझ गए। वैसे वर्ड्सवर्थ कब मिले थे मैरी हचिंसन से, यह बात पूछा जाए तो वर्ड्सवर्थ जो है, वर्ड्सवर्थ और हचिंसन लगभग बचपन से ही एक दूसरे को जानते थे, बचपन के ही दोस्त हैं। इन्होंने शादी आपको बता दें कहाँ किए थे, यॉर्कशायर ब्रॉम्पटन में किए थे। आपसे पूछा जाए वर्ड्सवर्थ और मैरी हचिंसन शादी कहाँ किया था, यॉर्कशायर ब्रॉम्पटन में किया था। और वो डेट कौन थी भाई, 4 अक्टूबर 1802 में। आपसे पूछा जाए वर्ड्सवर्थ शादी कब किए थे, क्या बताओगे, 4 अक्टूबर 1802 में। ये क्वेश्चन किसी से पूछ लेना कि वर्ड्सवर्थ शादी कब हुई थी, तो बता ही नहीं पाएगा। 4 अक्टूबर 1802, किसी को याद नहीं रहता। उनका जो रिलेशनशिप था दूसरी औरतों के साथ, दूसरी लड़की के साथ था, मैं बताऊंगा अभी कौन थी। वर्ड्सवर्थ की कविता में क्या दिखता है, फैंटम ऑफ डिलाइट इज कंसीडर्ड फाइनेस्ट ट्रिब्यूट मैरी। ये अपनी वाइफ मैरी की तारीफ करते हैं अपनी कविताओं में, बहुत सारी लाइनें उनको डेडिकेट किए हैं। मैरी इसमें क्या करती है, 2 सेंट्रल लाइंस लिखती है, डैफोडिल्स। आपसे पूछा जाए वर्ड्सवर्थ की ऐसी कौन सी कविता है, डैफोडिल्स जो है, उसमें 2 लाइनें उनकी वाइफ ने लिखी है। वो कौन लिखी है, मैरी ने लिखा है। मैरी ने सलाह दिया था 2 सेंट्रल लाइन डैफोडिल्स की, 2 लाइन मैरी के अनुसार लिखी गई कविता उसमें है, याद रखें। उनकी बेटी का नाम क्या था, वर्ड्सवर्थ की बेटी का नाम डोरा था, समझ गए। और ये क्या थी, एक फ्रीक्वेंट इंस्पिरेशन फॉर वर्ड्सवर्थ, वर्ड्सवर्थ की पोएट्री पे बहुत ही प्रभावित थी उनकी भी बेटी भी। ये जो कपल, इनकी जो शादीशुदा लाइफ थी, याद रखना है, ये कहीं ना कहीं एक बहुत खुशी जिंदगी गुजारे थे। वर्ड्सवर्थ अपने शादी से बहुत ही खुश थे, कोई इनको दुखी या प्रॉब्लम नहीं हुई थी। जैसे मिल्टन ने अपने शादी में बहुत दुख झेला था, वैसे नहीं झेले। ये 80 साल की बढ़िया जिंदगी जी के मरे रहे, समझ गए। अपने बच्चों में से एक के खोने पर ये कभी कभी दुखी हुए थे, लेकिन याद रखना है। अब आगे भाई, चिल्ड्रन इन शिपरेक एंड अर्ली डेथ ऑफ 2 अदर्स। छोड़ो इसके बारे में क्या मतलब है, लव लेटर। कुछ और बातें,
चलिए हटाइए, छोड़िए दोस्तों, आज इतने पे रखते हैं। अब क्या बताएं, ये सब जान भी करते हो, मोबाइल मोबाइल में ढूंढ लोगे, कोई नई बात नहीं। तो आज की कविता इतने पे संभाल करते हैं। नमस्कार। अगर कोई गलती हुई हो माफ़ करना दोस्त, मैं आपकी परीक्षा के लिए मदद कर रहा हूँ, बाकी और कुछ नहीं। अब जाते जाते बस यही एक गाना गाऊंगा। जिए तो जिए कैसे, हाय बिन आपके, लगता नहीं दिल कहीं बिन आपके। तो नमस्कार दोस्तों।